नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए गुरुवार को केंद्र सरकार के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 नेशनल हाईवे की सौगात दी। नई दिल्ली से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सर्किट हाउस में थे। गडकरी और योगी ने प्रदेश को 7,477 की लागत से सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने राजमार्ग 60 साल में बने उतने 6 साल में बनाकर दिखाए हैं। तो वहीं सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में यहां पर दर्शन पूजन किए। बाबा गोरक्षनाथ और ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। 2 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा। तो वे अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने द्वादशी पर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान गोरखपुर से सांसद रवि किशन और कई लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर द्वादशी पर सीएम योगी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी द्वादशी पर यहां पर प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रवि किशन तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर के आंवला वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। सांसद रवि किशन भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संविधान में हर नागरिक को दिए गए अधिकार तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर उनका निर्वहन करे। सीएम ने समारोह में कहा कि हमसे हर व्यक्ति अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन कर्तव्यों से हम पीछे भागने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान ने हर नागरिक के लिए जहां पर मूलभूत अधिकार दिए हैं, तो वहीं पर कुछ बुनियादी कर्तव्य भी सुनिश्चित किए गए हैं। और संविधान दिवस का मूल उद्देश्य ही भारत के उन संविधान प्रदत्त मूलभूत कर्तव्यों के प्रति हर नागरिक को जागरूक करना है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया, उन सब महापुरुषों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह न केवल हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करता है, बल्कि अधिकार किसी व्यक्ति और किसी समाज के तभी अनुरक्षित हो सकते हैं जब वह व्यक्ति या समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रह करके ईमानदारी पूर्वक उस पथ का अनुसरण कर सकें। कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। आज कोविड-19 के ही इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुटे हैं।
आगे बढ़ेंगे। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ के दर्शन करने के बाद वो सीधे गौशाला गए और वहां पर कुछ वक्त भी बिताया। उसके बाद राधा कृष्ण के दर्शन करने के बाद वो हाल में जाकर मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी के साथ बैठकर बातचीत करते हुए भी नजर आए। इस बातचीत और इस पूरे 1-1.5 से घंटे में ठहराव को लेकर कई कयास भी लगाए जा सकते हैं। राजदूत इमैनुअल लेनिन आज अपने लोगों के साथ यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। तकरीबन 7:15 पे वो यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के बाद फिर महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ के दर्शन किए। उसके बाद सीधे गौशाला गए थे, क्योंकि गायों से उनको बड़ा प्रेम नजर आ रहा था और राधा कृष्ण के वो बड़े भक्त हैं। ऐसे में यहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर में भी वो दर्शन किए। उसके बाद अंदर कार्यालय में बैठ करके यहाँ के सचिव से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और उन्होंने लखनऊ से जो है एक फ्रांस की गीता में फ्रांस की लिखी हुई किताब भी मंगाई है और उसको लेकर के भी यहाँ से गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई थी, किसी भी फोटोग्राफ या मीडिया से उन्होंने परहेज किया था। लेकिन इस दौरे को लेकर के ये सवाल जरूर उठ रहा है कि कहीं ना कहीं अहम दौरा ये माना जा रहा है कि पर्यटन दृष्टि से आने वाले समय में ये एक शुभ संकेत है। जब फ्रांस के राजदूत यहाँ पे दौरे पे आए थे, क्योंकि लखनऊ में कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद वो फैजाबाद पहुंचे थे और अयोध्या में दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी के उसके बाद सीधे गोरखनाथ मंदिर आए हैं और यहाँ पे दर्शन करके फिर वो अपने प्रदेश के देश के लिए रवाना हो गए हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। दिल्ली में किसान मार्च में हिस्सा लेने जा रही सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष मेधा पाटकर का काफिला आगरा में सैया इलाके में रोक लिया गया। उधर किसानों के दूसरे काफिले भी पुलिस ने रोक दिए। मेधा पाटकर के समर्थन में किसानों ने हाईवे पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान मेधा पाटकर भी प्रदर्शन पर बैठ गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में धरना करते हुए किसान तस्वीरों में नजर आए। पुलिस के अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग इंतजार से संपर्क कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ मदद मिलेगी। अभी तक सर पुलिस सामंजस्य नहीं बन पाया। अभी उनका इंसिस्टेंस इस बात के लिए कि हम दिल्ली जाएंगे और आगरा होते हुए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा इसमें अभी अपनी असमर्थता व्यक्त की गई है। हमने अलवर और भरतपुर दूसरे रास्ते के लिए हमने सर करीब 12 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, हजारों लोगों की समस्या का निदान नहीं हुआ। क्या मानते हैं? प्रयास पूरा जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझाइश का कुछ से कुछ परिणाम आएगा। और अभी हमने एक राउंड की व्यवस्था की है, बीच में घंटे खुला है मार्ग, बीच में हमने धौलपुर से उसको डाइवर्ट भी किया है, सपो होते हुए खैरागढ़ होते हुए रास्ता निकलेगा। प्रयास जारी है। तो वे राजधानी लखनऊ के शेरपुर लवल गांव में पहले ज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई। इस ज्ञान केंद्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर पढ़ाने वाला कोई सरकारी अध्यापक नहीं बल्कि गांव के ही मेधावी बच्चे हैं जो इन गरीब बच्चों को ट्यूशन देकर उनकी पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस ज्ञान केंद्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबों का भी इंतजाम किया गया है, जहां पर बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से गाँव में इस तरीके के ज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाई से संबंधित मार्गदर्शन मिल सकेगा। ग्रामीण बच्चों को ट्यूशन की व्यवस्था के लिए गांव-गांव में अब ज्ञान केंद्र खुलवाए जा रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के शेरपुर गांव में एक ऐसा पहला ज्ञान केंद्र खुला है। यहां पर इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर यहां के ग्रामीण बच्चे पढ़ेंगे और यहीं के जो मेधावी छात्र होंगे वो उनको मार्ग दिशा उनकी तय करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी कराएंगे। यहाँ पर जो शेरपुर लवल गाँव के प्रधान है उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पूरा शुरुआत की गई है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार सिंह शेरपुर लवल से प्रधान हूँ। हमारे माननीय योगी जी की सोच थी, उसके अनुपालन में इस गांव पंचायत में ज्ञान केंद्र का निर्माण कराया गया है, जिसमें गांव के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं जिनकी संसाधनों के अभाव में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता। उसी को सपने को पूरा करने के लिए गरीब बच्चों को यहाँ पर हर तरह से शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उन्हें मार्गदर्शन करने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या देख रहे हैं, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे इस ज्ञान केंद्र पर किस तरह से जो गांव के गरीब बच्चे हैं जो कि ट्यूशन कोचिंग नहीं जा पाते हैं उनको यहाँ पर लगातार पढ़ाया जा रहा है। उन्हीं से बात करते हैं। बेटा, पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो आप ट्यूशन कोचिंग कैसे कर पाते हो?
हम कोचिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें जब यहाँ पता चला कि सरकारी कोचिंग पढ़ाई फ्री कोचिंग पढ़ाई जा रही है तो हमने सोचा कि हम यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। बिल्कुल, बच्चों के मुंह से आप सुन सकते हैं कि ये वो ग्रामीण बच्चे हैं जो ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, लेकिन इस ज्ञान केंद्र से उनको बराबर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो अध्यापक हैं जो पढ़ा रहे हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। साक्षी जी, क्या करती है आप? मैं अभी इन गरीब बच्चों को पूरी शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि सरकार की योजना है हर गांव में ज्ञान केंद्र की स्थापना करना, तो हमने भी एक ज्ञान केंद्र खोलने का प्रयास किया है। और जो बच्चे गरीबी रेखा से जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे पढ़ पाते हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी कॉलेजें जाके ज्वाइन करके पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये रही, जैसे कि मैंने बीटेक किया है और मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि मेरे पापा के पास पैसे थे तो हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं अपना कुछ समय निकाल के, ऐसे मेरी भी छोटी बिटिया है, लेकिन मैं अपना घरेलू समय निकाल के इन बच्चों को कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देख रहे जो गांव के प्रतिभाशाली बच्चे हैं या लोग हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं और भी लोग हैं। इस ज्ञान केंद्र में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए? इस ज्ञान केंद्र में एक तो ये एक तरह से फैसिलिटेशन सेंटर है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, घर में किसी का घर छोटा है या फिर वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो यहाँ आके वो स्वाध्याय से पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के। आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी बुक्स भी यहाँ पे रख रखी हैं, तो जो बच्चों को बुक्स की ज़रूरत होती है हम उनकी मदद करते हैं कि उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो पढ़ के वापस कर देते हैं। सरकार ने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे इन बच्चों को सही। बिल्कुल, हम आपको पीछे दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम वो किताबें भी लगी हुई हैं, लाइब्रेरी भी है जिससे बच्चे पढ़ सकेंगे। यहाँ पर ऐसे में देख सकते हैं कि जो सरकार की ये योजना है, जिस तरह से गांव गांव में अब ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, ऐसे में ये कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और अब बात कोरोना काल की, जहां पर पूरे देश में लोगों की जान बचाने को लेकर काम किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों को उनके घरों से निकलने में जुट रही है। कोरोना काल में जहां पर आम आदमी एक एक रुपए का मोहताज है, वहीं कांग्रेस अपने उन कर्मचारियों को बेघर करने में लगी है जिन्होंने कई दशकों से उनके नेताओं की सेवा की। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के पीछे बने कर्मचारियों के आवास में कई सालों से रह रहे दर्जन भर परिवार इन दिनों कांग्रेस पार्टी के तुगलकी फरमान से परेशानी में है। ये कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ड्राइवर समेत अन्य काम को करने वाले हैं, जिन्हें रहने के लिए पार्टी कार्यालय के पीछे के हिस्से में सर्वेंट आवास रहने को दिया गया है, जिसका बकायदा किराया भी लिया जाता रहा है। लेकिन अब इन्हें यहां से निकालने की तैयारी कर ली गई है। एक आवास का किराया 800 रुपए है, तो बिजली के लिए 1000 रुपए महीने के हिसाब से लिए जाते हैं। आरोप है कि पार्टी कार्यालय से उन्हें बाहर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आसपास खुदाई करवाई जा रही है। महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ में संभावित कार्यक्रम के लिए मंच और 3 सेट लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको जो करना हो करिए, लाइट नहीं जाएगी, नहीं देंगे। हमने कहा नहीं, हम तो हमको यहाँ हम लोगों ने इतना विनती किया, हम लोगों ने विनती करने आए हैं। बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, पेपर चल रहे हैं और समस्या आप देख रहे हैं, एक दिन कल भी दिन भर रात भी कैसे गुजारा करेंगे। जो बात हो हल करिएगा, मगर लाइट तो दे दीजिए। मैं उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। भैया मेरे आदमी का तबीयत खराब हुआ है और उसी स्थिति में ये लोग निकाल के फेंक दिए हम लोग के बाहर। बताइए, अब हम लोग का जिंदगी तो बर्बाद कर दी है। हम लोग कहाँ जाएं ये बच्चे लेके। यहाँ पे सभी की जितने भी स्टाफ बिना परमिशन, मतलब बिना इन्फॉर्म किए इन्होंने क्या कहते हैं, पहले तो सबको निकाल दिया। किसी को नोटिस तक भी नहीं दिया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। बाकी जो 2-4 लोग बचे हुए हैं उनको तो कम से कम सुविधा देनी चाहिए थी ना, जो स्टाफ के हैं, बट इन्होंने स्टाफ को भी कोई सुविधा नहीं दी। पता नहीं यहाँ कौन सी बिल्डिंग बनाएंगे ये लोग। कह रहे हैं कि यहाँ जो है हॉल बनेगा, कि बिल्डिंग बनेगी, क्या बनेगी। तो हम लोगों का कहना है कि ठीक है बनाइए आप, लेकिन हम लोगों को तो कोई जो है, क्योंकि हम लोगों का आदमी जो है सारी जिंदगी यहाँ पीसीसी में जो है सेवा करके जो है बिता दी है। आप 50 साल और जो है हम लोग अब इस समय में कहाँ जाएंगे। हम लोग तो जो है कहीं ना घर बनाए, ना द्वार बनाए, ना कुछ बनाए, यही रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे, जो लखनऊ में स्थित है, और हम आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। ये वो घर हैं, ये उन लोगों के घर है जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है उसी के जो इलाका है उसी में अंदर बने हुए हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर रोशनी नजर नहीं आ रही है। करीब 14 परिवार यहाँ पर रहते हैं। 14 परिवार वो हैं जो कांग्रेस
पार्टी के जो लोग नेता हैं, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम सारे जो लोग यहाँ पर पार्टी कार्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ड्राइवरी करते हैं या दूसरे काम करते थे। 14 परिवार यहाँ पर 40 से 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके घरों के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोशनी नहीं है, उसके अलावा और सारी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है पहले हम जानेंगे। ये बताइए क्या कुछ समस्याएं अभी सामने आ गई आपके, क्योंकि आप लोग तो सालों से यहाँ पे रह रहे थे। जी भैया, हम लोग सालों से रह रहे हैं। पहले हम लोग की नौकरी से निकाला गया। हम लोगों को कहा गया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग को फिर रखा जाएगा। हम लोग को निकाल के इस समय जान लिया कि 24 लोगों की भर्ती हुई है, 7 ड्राइवरों की भर्ती हुई है, जिसमें हम लोगों से कुछ नहीं पूछा गया, हम लोगों से कहा गया। हम लोगों का यहाँ तक के कि हिसाब भी रोक दिया गया। हम लोगों से कहा गया कि पहले आप लोग चौराहे पर अपना सामान निकाल के रख लीजिए, फिर आप लोग का हिसाब दिया जाएगा। उस पर हम लोग एग्री नहीं हुई कि भाई हम लोग जाएंगे कहाँ बच्चे लेके, कौन सी जगह पे जाएं हम लोग। ये जो जगह है ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंतर्गत ही आती है। जी, ये कांग्रेस की जगह है, ये कांग्रेस की बिल्डिंग है। यहाँ हम लोग को सर्वेंट क्वार्टर मिला था। हम लोगों ने अपना पैसा लगवा के उधर वाल बनवा के हम रह रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? ये हो गया हमको जान लिया कि करीब 15 साल यहाँ रहते हुए। क्या बताया गया था उसमें जब आप लोग रह रहे थे, उसमें क्या क्या चीज़ आपको मुहैया कराई गई थी? हम लोगों को सर सारी सुविधा दी गई थी। सारा सुविधा कागज में लिखा हुआ है क्या क्या कि जैसे रहने की, सहने की, तनख्वाह की सारी सुविधाएं हम लोगों की, ओवर टाइम का सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं है, सब कुछ दिया गया हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को निकाल के जब बाहर कर दिया गया, हम लोग का पूरा हिसाब रोक दिया गया। इसके बाद जो है हम लोगों से कहा गया कि अब आप लोग जो है खाली कर दीजिए। हम लोगों से न कोई बात हुई, न कोई चीज हुई। तो क्यों खाली क्यों कराया जा रहा है? आप लोगों को तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे रखा ना। हाँ। उन्हीं की जो जगह है वहाँ पर आपको मकान बना के दिए गए रहने के लिए, तो खाली क्यों कराया जा रहा है? अब उनका कहना है कि अब यहाँ जो है तो हम लोग कुछ बनवाएंगे। ये जब कुछ बन जाएगा, ये प्रियंका जी आएंगी, उनके लिए यहाँ कुछ बनना है, यहाँ कुछ बनवाया जाएगा। आप लोग खाली कर दिए, आप लोग अपना कहीं जाके किराए पर रह के रहिए। न हम लोगों का हिसाब दिया गया, न कुछ दिया गया, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लोगों को आए दिन प्रेरित किया जाता है। 15 साल हो गया हम लोगों को। कुछ लोग हैं जो 50 साल से पड़े हैं। तो अभी और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? रोशनी नजर नहीं आ रही है। रोशनी कल काटी गई है, लाइट भी काट दी गई, पानी भी बंद कर दिया गया। इधर से पूरा मिट्टी का ढेर आप देख लें, पूरा मिट्टी का ढेर लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। इधर भी रास्ता में जो है तो पूरा मिट्टी का ढेर है। ये गेट कहा गया कि ये गेट खोल लो, इधर से आओ जाओ। लेकिन सारी समस्या आपके सामने है, आप खुद देख रहे होंगे अपने आंखों से। बच्चे देखिए छोटे छोटे अंधेरे में सब पढ़े हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं न वो पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं। हम लोगों के लखनऊ का कांग्रेस पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, ये कार्यालय के पीछे की जो जगह है जहां पर इन लोगों को रहने के लिए दिया गया था। कह सकते हैं कि जो सर्वेंट है वो कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए लोग थे, यहाँ पे काम करते हैं। ये एक पूरा मंच बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आएंगी तो उनका कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर ये पूरा जो है इसको सही किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको बेघर करने की जो कोशिश वो की जा रही, जो कि कर्मचारियों का ही कहना है। देख सकते हैं कि जो पूरा अस्त व्यस्त सब नजर आ रहा है। मिट्टी खोदी गई है, बाकायदा बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, पानी का कनेक्शन वो काट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 से 50 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे थे। एकदम से इनको हटाने का ये तुगलकी फरमान कहाँ से आया, अब इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। लेकिन जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर अब इसमें सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए 40-50 सालों से जो लोग यहाँ पर परिवार रह रहे थे वो अब स्थिति में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनके पास इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाना है, क्योंकि रात हो चुकी है, अंधेरा है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। वैसे कोरोना काल में स्थितियां बहुत खराब हैं। ऐसे में इनके ऊपर एक बड़ा संकट टूट पड़ा है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी क्या रुख इख्तियार करती है। गौरव के साथ रवि कुमार, इंडियन न्यूज, लखनऊ। यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी केपी सिंह ने यातायात महीने के तहत अनूठी पहल की शुरुआत की। उन्होंने बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और लड़कियों को हेलमेट वितरित किए, जिससे उनकी इस पहल की लोग भी सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की भी नसीहत दी। एडीजी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल सर में चोट लग जाने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और इन मौकों पर कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी जागरूक करते हुए नजर आए। इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। वहीं कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एडीजी, आईजी और डीआईजी ने खुद सड़कों पर उतरकर मास्क पहनने को लेकर लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें, इस मौके पर बड़ी संख्या में मास्क न पहनने वाले लोगों का चालान भी किया गया।
वैसे तो पुलिस एनकाउंटर में पुलिस कर्मियों का निशाना इतना सटीक बैठता है कि गोली सीधे अपराधियों के पैर में जा लगती है, लेकिन जब जाबाज पुलिसकर्मी एक असला को समय से खोलने के लिए कहा जाता है तो वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ जौनपुर के बदलापुर थाने में, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक सामने कई पुलिसकर्मियों के असला चलाना चाहा, दूर की बात है उसे लोड करने में पसीने छूट गए। एएसपी बदलापुर थाने में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने एक एक करके दारोगा और पुलिसकर्मियों से असला लोड करने को चलाने के आदेश दिए। कई पुलिस तो फायरिंग करने में भी सफल यहां पर नहीं रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे, लेकिन आधा दर्जन पुलिस कर्मचारी असला चलाना तो दूर की बात है, लोड भी नहीं कर पाए। एएसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का फरमान जारी कर दिया है। ये थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण है, जिसको कि मानसून निरीक्षण भी कहते हैं। तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। तो मैं आज थाने पर आया तो पहले साफ़ सफाई देखा तो साफ़ सफाई बहुत ही ख़राब है, उसके लिए निर्देश किया गया है साफ़ सफाई कराएं। उसके बाद मैंने शस्त्रों का हैंडलिंग करवाया तो वो भी संतोषजनक नहीं था। इसमें जिन आरक्षियों के द्वारा या उप निरीक्षक के द्वारा सही ढंग से हैंडलिंग नहीं की गई है, उनको डिफॉल्टर प्रदान करने के लिए कहा है और बाकी अभी अभिलेखों का अवलोकन किया जाना है। तो ये अर्धवार्षिक निरीक्षण है, वो चल रहा है। कानपुर देहात में जिला पंचायत सदस्य के पति, सपा नेता और छात्र सभा जिला अध्यक्ष निर्देश यादव के ऊपर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि सपा नेता ने भागकर अपनी जान बचा ली। गोलियां बरसाकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच में लग गई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर में काफी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब गाजियाबाद में मास्क नहीं पहनने वालों पर ड्रोन कैमरा से नजर रखी जाएगी। इसके लिए 10 ड्रोन कैमरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में नजर रखेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन कैमरों की संख्या आने वाले वक्त में बढ़ाई भी जा सकती है। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे इन कैमरों की फुटेज पर खुद नजर रखेंगे। इसके लिए बाकायदा कोरोना कंट्रोल रूम में एक अलग विंग स्थापित भी किया जा रहा है, जहां से डायरेक्ट लाइन कनेक्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।